Assalamualaikum dear students. Today we'll start with greenhouse effect and global warming. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बेटा। ये देखो बेटे, ये मैं बना रहा हूं, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अर्थ सरफेस। ये अर्थ है बेटा, ये मैं बना रहा हूं बेटा अर्थ सरफेस, दैट्स इट। ये देखो बेटा, दिस इज द सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट इज कॉल्ड एज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है सन बेटा। ये मैं बनाऊंगा इधर बेटा ये मान लो बेटे आप, दिस इज एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर है बेटा, ये एटमॉस्फेयर की लेयर है। एटमॉस्फेयर में वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज गैसेस, वी हैव गैसेस हियर। ये मैं एटमॉस्फेयर बना रहा हूं। वी हैव क्लाउड्स। देखो बेटा 25% ऑफ द एनर्जी, ये ख्याल रखना बेटा, कितना बोला मैंने? 25% ऑफ द एनर्जी या द रेडिएशंस that are coming from the sun, 25% of the radiation, those are what? Coming from the sun. They are reflected back by these what is called as gases and clouds in the atmosphere. ये इनको reflect back करते बेटा। That's one thing. यानी कि जो 100% जो हमारा TIR होता है, टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, उसमें जो 25% जो है बेटा वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर से ही। दैट डज नॉट रीच टू द अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस तक नहीं आ पाता बेटा, तो ये बेटा रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, अब और जो 25% है, और जो 25% है सोलर रेडिएशंस का, जो और 25% है बेटा सोलर रेडिएशंस का, वो जो इसमें गैसेस होते हैं या जो बाकी वाटर वेपर्स वगैरह होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी कि 25% आर एब्जॉर्ब्ड बाय द व्हाट इज कॉल्ड एज गैसेस एंड वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर एंड 25% आर रिफ्लेक्टेड बैक। तो हो गया 25% और 25%, दैट्स अबाउट 50, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज 50% बेटा। नाउ अब जो 50% रेडिएशंस है वो तो अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच जाती है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज दैट 25 और 25 तो हो गया। अब जो और 50% होता है, ओनली 50% ऑफ द सोलर रेडिएशंस रीच टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहां पर पहला पॉइंट मैं लिखता हूं बेटा, ओनली 50% of the solar radiations, only 50% of the solar radiations reach to the surface of the earth, reach to the earth surface। और ये जो अर्थ सरफेस तक रेडिएशंस आते हैं बेटा, दे आर शॉर्ट वेव रेडिएशंस। जो अर्थ सरफेस तक आ जाती है ये रेडिएशंस, दे आर शॉर्ट वेव रेडिएशंस। ये मेरे बच्चों शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती है, यानी कि इनका एनर्जी, इनका जो वेवलेंथ होता है बेटा वो कम होता है। यू नो रिलेशनशिप दैट्स E इज इक्वल टू H न्यू, E इज इक्वल टू H प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा। जितना लैम्बडा ज्यादा होगा यानी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्बडा। ये शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती है, इनकी वेवलेंथ कम और एनर्जी ज्यादा होती है बेटा। दे रीच टू द व्हाट इज कॉल्ड सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो इसमें मेनली हमारे आता है बेटा अ पार्ट ऑफ द यूवी रेज एंड व्हाट इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम, इसमें आ जाता है, ये अर्थ सरफेस तक आ जाता है बेटा। इसमें
what you called as जो radiations होती है, a part of these radiations is absorbed by the plants and is utilized in the process of photosynthesis. लेकिन अब जब अर्थ सरफेस को स्ट्राइक करती है ये रेडिएशंस बेटा, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है बेटा. Some of the radiations they are reflected back by the earth surface now, not by the atmosphere, by the earth surface now. ये रिरेडिएट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है कुछ रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज आई इंफ्रारेड रेज. समझ रहे आप? लॉन्ग वेव रेडिएशंस के फॉर्म में ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. यहां पर ये मैं पॉइंट लिखता हूं बेटा, तो आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए. तो बेटा मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो अर्थ सरफेस पे जो इनकमिंग रेडिएशंस आ जाती है, अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाती है रेडिएशंस बैक इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस. लॉन्ग वेव रेडिएशंस यानी कि जो बेटा वहां से इंसिडेंट रेडिएशंस आई, उसका एक पार्ट तो यूटिलाइज किया प्लांट्स ने इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन जो बाकी जो एनर्जी है, जो रेडिएशंस है, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक बट बाय द अर्थ सरफेस. But now they are reflected in the form of long wave radiations. आए तो थे ये in the form of short wave radiations, लेकिन जब अर्थ सरफेस से वापस रिफ्लेक्ट हो गए बेटा, ये रिफ्लेक्ट हो गए in the form of what you called as long wave radiations. अब इनका वेवलेंथ ज्यादा होता है बेटा और एनर्जी कम हो जाती है, इनकी एनर्जी कम होती है इन लॉन्ग वेव रेडिएशंस की. जो ही ये एटमॉस्फेयर में वापस ये रीरेडिएट हो जाते हैं. रीरेडिएट इज द टर्म. दे आर रीरेडिएटेड बाय द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन. और जब ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस मेरे बच्चों आ जाते हैं अर्थ व्हाट यू कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में वी हैव व्हाट यू कॉल्ड एज वेरियस गैसेस. तो वो जो गैसेस होते हैं वो इन रेडिएशंस को, अब तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती है बेटा, अब वो क्या करते हैं, वो इनको दे डू नॉट अलाउ दीस लॉन्ग वेव रेडिएशंस टू एस्केप व्हाट यू कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर. ये क्या करती है बेटा, ये इनको रीरेडिएट, ये इनको वापस करती है बेटा व्हाट यू कॉल्ड एज डायरेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस. ये वापस इनको रीडायरेक्ट करती है. ये डू नॉट, ये जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होते हैं या वाटर वेपर्स होते हैं बेटा, ये इन लॉन्ग वेव रेडिएशंस को एस्केप नहीं होने देते फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर. ये इनको पुश बैक करती है, इनको रिफ्लेक्ट वापस कर लेती है टू द व्हाट यू कॉल्ड एज अर्थ सरफेस. तो इस तरीके से जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस हमारी होती है, दे गेट ट्रैप्ड इनटू द व्हाट यू कॉल्ड एज ऑनटू द अर्थ सरफेस. ये ट्रैप हो जाती है मेरे बच्चों. दीज गैसेस, यहां पर मैं लिखूंगा दीज गैसेस जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, व्हिच अलाउ शॉर्ट वेव रेडिएशंस. जब ये सन से आती है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशंस, तब ये इनको अलाउ करती है बेटा. बट रिफ्लेक्ट बैक या व्हाट यू कॉल्ड एज रिफ्लेक्ट बैक या रीरेडिएट व्हाट यू कॉल्ड एज लॉन्ग वेव रेडिएशंस. सच गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस. तो किनको बोलते हैं बेटा ग्रीन हाउस गैसेस? शाबाश, टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स. द गैसेस in the atmosphere which allow short wave radiations to pass through, okay, but trap the long wave radiation which are reflected from back from the earth surface. उनको ट्रैप करती है बेटा, इनको एटमॉस्फेयर से एस्केप नहीं होने देती है, इनको रीरेडिएट कराती है, इनको वापस डाल देती है onto the earth surface बेटा. Such gases are called as greenhouse gases. So what are greenhouse gases? ये याद रख लेना आप. ग्रीन हाउस गैसेस, ये तो अब मैंने आपको बोला, द गैसेस which allow short wave radiations to pass through but trap long wave radiations or reflect back long wave radiations back to the earth's surface, those are called as greenhouse gases. और ये radiations का वापस आना onto the earth's surface, this is called as greenhouse flux. इसको हम बेटा greenhouse फ्लक्स बोलते हैं. डाउनवर्ड फ्लक्स है ये बेटा, इसको हम ग्रीन हाउस फ्लक्स बोलते हैं. व्हाट इज ग्रीन हाउस फ्लक्स? द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक of the long wave radiations, what you called as back to the earth's surface by the greenhouse gases, is called as greenhouse flux. इसको हम greenhouse flux कहते हैं मेरे बच्चों. अगर आप बेटा अच्छे से नोट कर लेना क्या है greenhouse flux. What is that? The phenomenon of reflecting back of the what you call as long wave radiations, what you called as to the earth's surface by the greenhouse gases is called as greenhouse flux, or it's called a downward flux of what you called as long wave radiations.
अब ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं मेरे बच्चों, दे आर ऑल्सो कॉल्ड हीट रेडिएशंस। जो हमारी ये लॉन्ग वेव रेडिएशन होते बेटा, इनको हीट रेडिएशन भी कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड हीट रेडिएशन। जब ये अर्थ सरफेस पर वापस रिफ्लेक्ट होगी, दे इंक्रीज व्हाट यू कॉल्ड एज ग्लोबल, ये एवरेज या मीन ग्लोबल टेम्परेचर को ये इंक्रीज कर लेते हैं बेटा। दे इंक्रीज, ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है इनको हीट रेडिएशन भी कहा जाता है। जब ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं बेटा ऑन टू द अर्थ सरफेस, दे इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द व्हाट यू कॉल्ड अर्थ सरफेस, तो दे मेक द व्हाट यू कॉल्ड एज अर्थ सरफेस वार्म। ये वार्म रखते हैं इसको बेटा। तो ये जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है या ग्रीन हाउस फ्लक्स है या जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं बेटा, व्हाई नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आपने यहां पर एक चीज सीखा, दैट ग्रीन हाउस फ्लक्स और या ग्रीन हाउस इफेक्ट व्हाट यू कॉल्ड व्हिच इज कॉज्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। इट इज वेरी नॉर्मल थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल चीज है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, because it works on the principle of greenhouse. ग्रीन हाउस मेरे बच्चों को पता होगा, जो हम सब्जियां उगाने के लिए विंटर्स में यूज करते हैं वो ग्लास के असल में बने होते हैं बेटा। उसी तरीके से क्या होता है बेटा, जो वो ग्लास होता है वो अलो करता है कि इनको शॉर्ट वेव रेडिएशन को जो सन से आती है, लेकिन इनको बाहर नहीं, जब वो रेडिएशन आ जाती है सन से क्रॉस करती है, ग्लास इनको अलो करता है बेटा, और ये रीच करती है टू द व्हाट कॉल्ड एज इनसाइड ऑफ द ग्रीन हाउस। वहां सब्जियां वहां टेम्परेचर बढ़ जाता है और उससे ग्रोथ अच्छी होती है बेटा। लेकिन जब ये शॉर्ट वेव रेडिएशंस एंटर करती है ग्रीन हाउस में, दे आर व्हाट कॉल्ड एज, वहां से जो रिफ्लेक्शन वापस होती है, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। वो ग्लास को क्रॉस नहीं कर पाती है, वो इनसाइड ट्रैप हो जाती है, उनको हीट रेडिएशंस कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं। इसी प्रिंसिपल पर ये भी होता है बेटा, दैट द रीजन इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो ग्रीन हाउस फ्लक्स है या ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इससे आपको क्लियर हो गया व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रीन हाउस। अब मेरे बच्चों आप बोलेंगे ये तो ग्रीन हाउस फ्लक्स है या ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग एंड इट्स वेरी वेरी व्हाट कॉल्ड एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड हैपन। तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट यूज कर लूंगा बेटा, हाँ, तो यहां पर मैं आपको बेटा एक स्टेटमेंट मैं यहां पर यूज कर लूंगा। What do you think, my dear students? Should this greenhouse happen or not? It's a very normal thing. It should happen. याद रखो बेटा, in absence of greenhouse gases, in absence of greenhouse gases, in absence of greenhouse gases, the temperature of earth जो है, the temperature of earth would dip to the -18 degree Celsius. अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना होते बेटा, अगर ग्रीन हाउस फ्लक्स नहीं होता बेटा, अगर डाउनवर्ड फ्लक्स नहीं होता बेटा, जो अर्थ का टेम्परेचर इस वक्त होता है, इट वुड बी वेरी वेरी चिली, -18। अब इस टेम्परेचर पर तो वाटर फ्रीज हो जाता, वाटर अवेलेबिलिटी वुड नॉट हैव बीन देयर, व्हिच वुड हैव किल्ड फ्लोरा एंड फौना, और बाकी एक्टिविटीज नहीं होती, तो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट व्हाट वी कॉल एज ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस फ्लक्स। अभी जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है या मीन ग्लोबल टेम्परेचर जिसको आप बोलते हैं, दैट्स मेंटेन्ड एट +15 डिग्री सेल्सियस। रीजन इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस फ्लक्स। अभी जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, दैट्स मेंटेन्ड समवेयर अराउंड +15 डिग्री सेल्सियस। अगर पूरे ग्लोब का, पूरे पार्ट्स ऑफ अर्थ जो है, अगर हम वहां चाहे ओशियंस में, एटमॉस्फेयर में, बाकी जगहों पर जो मीन टेम्परेचर हम अर्थ पे निकालेंगे, दैट वुड कम आउट अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस। रीजन इज ग्रीन हाउस फ्लक्स। नाउ इफ ग्रीन हाउस इज flux is normal, greenhouse impact is important for life to exist on the earth, then what's the problem? Then why we are always what we call as talking about global warming, greenhouse effect? Reason is, my dear students, now I would come to the problem. अब मैं problem पर आ जाता हूँ कि problem क्या है, global warming क्या है। Nowadays what is happening is that, पहले मैं अब इन greenhouse gases की बात करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से लिख लीजिए बेटा। ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे हैं,
नंबर पर है दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे पर है मेरे बच्चों वी हैव CH4 दैट्स मीथेन, नंबर थर्ड वी हैव CFCs chlorofluorocarbons, and we have NO. देखो बेटा, and in addition to that we have other what you called as we have SF6, we have water vapors which act as water vapors which act as greenhouse gases. लेकिन ये चार मेजर है, इनका कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग में या ग्रीन हाउस गैसेज ये जो है दे आर मेजर व्हाट यू कॉल ग्रीन हाउस गैसेज. आगे मैं बता दूंगा बेटा. अब प्रॉब्लम क्या है, is greenhouse a problem, या is greenhouse flux a problem, या is greenhouse effect what you call as problem? No, my answer is big no. ग्रीन, यहां मैं डिब्बे में लिख लेता हूं बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट या फ्लक्स नो प्रॉब्लम एट ऑल. ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा. ये इट्स इन फैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्हाट यू कॉल एज एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. इट्स नो प्रॉब्लम. Then what is the problem my dear students? यानी कि ये क्या मैंने बोली, ये वो गैसेज है जब लॉन्ग वेव रेडिएशन यहां से वापस जाती है अर्थ की सरफेस से, जब लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस जाती है बेटा, ये इनको ट्रैप करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CFCs है, N2 है, ये इनको ट्रैप करती है और वापस इनको रिडायरेक्ट करती है या व्हाट यू कॉल इट टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस. यही ट्रैपिंग ऑफ व्हाट यू कॉल इट लॉन्ग वेव रेडिएशंस और हीट रेडिएशंस में सबसे नुमाया रोल अदा करते हैं. इसके बाद भी बाकी गैसेज है बेटा, लेकिन ये चार इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है. नाउ व्हाट द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज ऑप्शन आई स्टार्टेड पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा जो है, due to anthropogenic activity, due to industrial activities, due to industries which have set up after the industrial revolution in the world, now due to what is called as the burning of the forest, deforestation, anthropogenic activities, automobiles, what is called as burning of fossil fuels. या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हो गया बेटा, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से क्या हो गया बेटा, जो तो कंसंट्रेशन जो है या अमाउंट ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर हैज इंक्रीज्ड वेरी वेरी ड्रास्टिकली. दैट्स द प्रॉब्लम नाउ. पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एरा, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, what has happened due to anthropogenic activities, due to industrial setups, the concentration या amount of greenhouse gases has drastically what you call is increased in the atmosphere. Atmosphere में जो amount of greenhouse gases है बेटा वो बहुत इंक्रीज हो गया, abruptly इसका जो इंक्रीज हो गया. अब क्या हो गया बेटा, now more and more radiations are being trapped. ये नॉर्मल था, लेकिन इनका अमाउंट बढ़ने से, इनका कंसंट्रेशन बढ़ने से एटमॉस्फेयर में, इनका अमाउंट बढ़ने से क्या हो गया बेटा, जो ग्रीन हाउस फ्लक्स है वो इंक्रीज हो गया. इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस फ्लक्स या इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बेटा, दैट्स द प्रॉब्लम. दैट्स द प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? Is greenhouse effect problem? Is greenhouse flux problem? No. Increased greenhouse flux is a problem which has resulted in the global warming. जिससे ग्लोब जो है वो वार्म हो गया बेटा, तो उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. मैं ऐसे लिखूंगा, ये क्या लिखा मैंने, ये ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आएगा. अमाउंट ऑफ GHGs, व्हाट इज दिस, ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर has increased. Due to anthropogenic activities, amount of greenhouse gases in the atmosphere has increased, which has resulted in increased greenhouse flux. या increased greenhouse effect. समझ रहे आप?
इंक्रीज ग्रीन हाउस फ्लक्स या ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या हो गया, एनुअल मीन ग्लोबल टेम्परेचर, एनुअल मीन ग्लोबल टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस फ्लक्स या ग्रीन हाउस इफेक्ट से एनुअल मीन ग्लोबल टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड, विच इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, विच इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग इज increase in the annual mean global temperature due to increased greenhouse flux or greenhouse effect, due to which is in turn due to increase in the amount of greenhouse gases in the atmosphere due to anthropogenic activities. This is called as global warming. इसको हम मेरे बच्चों क्या बोलते हैं, रिजल्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। यहां पर मैं इन द लास्ट सेंचुरी 20th सेंचुरी में the mean annual global temperature has increased by 0.6 degree Celsius। जो हमारी 20th सेंचुरी है इसमें जो मीन या एनुअल मीन ग्लोबल टेम्परेचर जो हो गया इंक्रीज, वो हो गया क्या 0.6। इन द 20th सेंचुरी the annual mean global temperature has increased by 0.6 degree Celsius। अब मेरे बच्चे कुछ है जो इस वीडियो को देखेंगे, वो इनका ज़हन में सवाल है, सर ये तो इतना ज्यादा मसला नहीं है। मेरे बच्चों ये बहुत बड़ा मसला है। इनको लगेगा 0.6 से क्या प्रॉब्लम उतना ज्यादा हो जाएगा, ये मीन की बात कर रहा हूं, किसी जगह पर ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ होगा तो मीन निकाल कर ये हमारे पास 0.6 डिग्री सेल्सियस आ जाता है थ्रू द ग्लोब। तो इट हैज इंक्रीज बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट सेंचुरी और द व्हाट कॉल्ड एज 20th सेंचुरी। सो आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग इज नाउ वेरी क्लियर टू यू। नाउ जो ग्लोबल वार्मिंग जिन गैसेस की वजह से होती है बेटा ग्लोबल वार्मिंग, उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। मैंने आपको अभी बोला था इनका कंट्रीब्यूशन वाइज ये है, पहले नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे नंबर पर है हमारा दैट्स मीथेन, तीसरे नंबर पर है हमारा CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और चौथे नंबर पर है हमारा N2O। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है it contributes 60% to the global warming। ग्लोबल वार्मिंग में या ग्रीन एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका कंट्रीब्यूशन है 60%। जो हमारा मीथेन आता है बेटा इसका है 20%। हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग में वो है 14%, और N2 जो का है वो है 6%। तो ये वहां पर नीट में आपको आएगा ऑर्डर ऑफ गैसेस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गैसेस इन द ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आपने वहां पर लिखना होगा कार्बन डाइऑक्साइड से कितना प्रॉब्लम है, कितना कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग, मीथेन कितना करता है, CFCs कितना करता है, और N2O या नाइट्रोजन ऑक्साइड ये कितना कर लेता है बेटा। ये हो गया इसकी इंपॉर्टेंस। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए। नाउ effects of global warming। Now effects of global warming। देखो बेटा इनका पहला चीज जो है मैंने बोला, जो ये टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग से इंक्रीज हो रहा है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। इससे क्या है, इससे कहीं पर ज्यादा बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, कहीं पर कम भी हो सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। रीजन इज देखो जितना टेम्परेचर बढ़ जाता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो गैसेस एटमॉस्फेयर की होती है वो ज्यादा होती है बेटा, वो बढ़ जाती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उससे प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स ऑल्टर होते हैं। मैं यहां पर लिखूंगा पहला इफेक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग का है वो है
change in the precipitation patterns. यानी कि कहीं पर बहुत ज्यादा बारिशें होंगी और कहीं पर बिल्कुल बारिशें नहीं होंगी. Somewhere there will be floods and somewhere there will be droughts. देखो प्रेसिपिटेशन पैटर्न में चेंजेस आएंगे. अब आप बोलेंगे सर क्यों? आप क्योंकि रीजन इज एयर मास मूवमेंट चेंज हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग से. जो एयर मास मूवमेंट है, एयर जो है बेटा, इसकी क्वालिटीज चेंज हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग से. एयर मास मूवमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से इन टर्म प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे. So it would result in floods somewhere there would be floods and somewhere droughts. तो ये पहला इसका मसला है कि कई जगहों पे कहतसारी होगी, ड्राउट आएगा और कहीं पर फ्लड्स हो जाएंगे बेटा. चेंज इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स. नाउ you will be telling sir what would be the change in the precipitation pattern? Why there would be change? Because there would be change in the air mass movements. एयर की क्वालिटीज में चेंज आ जाएगी, एयर मास मूवमेंट तब्दील हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स को तब्दील हो जाएगी. तो ये एक इसका इफेक्ट होगा. दूसरा इफेक्ट इसका होगा बेटा, इट वुड रिजल्ट इन द मेल्टिंग ऑफ polar ice caps या melting of glaciers and ice caps. जो माउंटेन्स पर आइस कैप्स है बेटा, जैसे वी हैव हिमालयन आइस कैप्स वी हैव, या बाकी आइस या ग्लेशियर जो है, क्योंकि दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव. जितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा उनकी मेल्टिंग ज्यादा हो जाएगी बेटा. तो इनकी मेल्टिंग हो जाएगी. मेल्टिंग होने से इसका तीसरा जो प्रॉब्लम है, जब ग्लेशियर्स एट अ टाइम मेल्ट हो जाएंगे, वाटर फ्लो टू द रिवर सीज दैट वुड इंक्रीज, सी लेवल वुड इंक्रीज. सी लेवल वुड इंक्रीज क्योंकि जब ग्लेशियर्स एट अ टाइम मेल्ट हो गए, आइस कैप्स मेल्ट हो गए, तो सी लेवल्स वुड इंक्रीज. समुद्र की जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगी. उससे जो लो लाइंग एरियाज एंड कोस्टल एरियाज, उनको सबमर्ज होने का खतरा है. दे वुड गेट सबमर्ज्ड. यानी कि जब वाटर लेवल बढ़ गई तो जो लो लाइंग एरियाज है, जो लो है समुद्र की सतह से नीचे, वो दे वुड गेट व्हाट यू कॉल्ड सबमर्ज. उनमें बिल्कुल पानी ही पानी चला जाएगा. या जो कोस्टल एरियाज है, वो है केरला, कर्नाटका इन इंडिया, या वो है श्रीलंका, वो उनको पूरा डूब जाने का खतरा है, क्योंकि पानी का लेवल बहुत बढ़ जाएगा और वो सबमर्ज हो जाएंगे. ये एक इफेक्ट है इसका. तो पहला इफेक्ट मैंने क्या बोला, चेंज इन द प्रेसिपिटेशन पैटर्न दैट वुड रिजल्ट इन द फ्लड समवेयर एंड ड्रॉट समवेयर. Melting of glaciers and ice caps will occur. Sea level would rise. Low-lying areas, that's coastal areas, what is called as and submerged areas, they would be called as they would also what is called again submerged. ये तो submerged हो जाएंगे बेटा. ठीक है. देखो अब सुनो, एक और यहां पर मैं इफेक्ट डिस्कस कर लेता हूं ग्लोबल वार्मिंग का. एक और डेलिटेरियस इफेक्ट क्या है. जैसा कि आप जानते हैं मेरे बच्चों, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अर्थ, दिस इज इक्वेटर. ये मान लो ये ट्रॉपिकल एरियाज है, ये मानो ये टेम्परेट एरियाज है, और ये मानो ये पोलर एरियाज है, आर्टिक. ये ट्रॉपिक्स, ये टेम्परेट, ये पोलर एरियाज. क्या हो गया, ट्रॉपिक्स में ये तो ग्लोबल इंक्रीज होगा. ये तीनों जगहों पर क्या होगा, जब ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर इंक्रीज होगा बाय सर्टेन डिग्रीज, तो जो यहां पर स्पीशीज होंगे ये दे वुड ट्राई टू माइग्रेट टुवर्ड्स द टेम्परेट एरियाज, क्योंकि वहां थोड़ा कम होगा टेम्परेचर. टेम्परेट वाले भागेंगे किसकी ओर, पोलर एरियाज. जो पोलर एरियाज में होंगे, दे आर वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर चेंज, दे वुड गेट एक्सटिंक्ट. ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे.
यानी कि मास मतलब माइग्रेशन की वजह से, माइग्रेशन इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, माइग्रेशन के दौरान कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, और पोलर एरियाज में तो प्रॉब्लम है वहां, एंड प्लांट्स फेस अ सीवियर प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द व्हाट कॉल्ड इज ग्लोबल वार्मिंग, रीजन इज दे कांट माइग्रेट इजीली, ये माइग्रेट नहीं हो सकते बेटा डायरेक्टली, तो इनका ये प्रॉब्लम है, तो स्पीशीज एक्सटिंक्शन इसकी वजह से हो सकता है बेटा, पर्टिकुलरली इन द पोलर एरियाज। तो एक और डेलेटेरियस या हार्मफुल इफेक्ट है बेटा किसका, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इज ग्लोबल वार्मिंग। जो सी लेवल राइज होती है बेटा, एवरी ईयर द लेवल ऑफ सी राइजेस बाय 1 to 2 mm, हर साल अब कहा जाता है कि जो सी लेवल राइज हो जाती है, दैट राइजेस बाय अ लेवल ऑफ 1 to 2 mm, 1 से लेकर 2 mm तक इंक्रीज हो जाता है पर ईयर क्या, सी लेवल। तो ये हो गया हमारे मेरे बच्चों, देखो डायरेक्टली फोटोसिंथेटिक का पैटर्न चेंज हो जाएगा। देखो यहां पर एक चीज में मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो C3 प्लांट्स है, एक स्टडी हो गई है एशिया में एक स्टडी हो गई है कि 1 degree rise in temperature would decrease productivity of rice by 5%। एशिया में एक स्टडी हो गई है, उस स्टडी के मुताबिक क्या है, अगर 1 डिग्री राइज हो जाएगा इन टेम्परेचर, तो राइस की जो प्रोडक्टिविटी है दैट वुड डिक्रीज बाय व्हाट इज कॉल्ड एज 5%। वो 5%, क्योंकि देखो जितना टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, जो हमारे C3 प्लांट्स है, C3 प्लांट्स से क्या होगा, उनमें फोटो रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, और that results in the what you called as decreases productivity और decreases photosynthetic efficiency। तो ये आपने ख्याल रखना है बेटे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Now my dear students, what's very important is एक इंटरनेशनल ट्रीटी मेजर कल्प्रिट कौन है बेटा, ग्रीन हाउस एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट का या ग्लोबल वार्मिंग का मेजर कल्प्रिट कौन है बेटा, दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। एक प्रोटोकॉल पास हो गया, दैट्स क्योटो प्रोटोकॉल। जो UNFCCC है, दैट्स यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंजेस, उन्हें एक इंटरनेशनल ट्रीटी पास की, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया, दैट्स कॉल्ड एज क्योटो प्रोटोकॉल। व्हाई इट इज ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है बेटा, एक एग्रीमेंट है जो साइन हुआ था जापान के एक शहर में, दैट्स क्योटो, दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड एज क्योटो प्रोटोकॉल। अभी ज्यादा अपने इसमें याद नहीं रखना है, एक चीज का ख्याल रखें, दिस क्योटो प्रोटोकॉल is an international agreement which was signed by many countries in 1997, जो अडॉप्ट किया गया था 1997 में, जो पास किया गया था, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था क्योटो प्रोटोकॉल, जापान के शहर क्योटो में हो गया बेटा। इट्स एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट was passed in 1997, जिसमें यह माना गया जो जो डेवलप्ड नेशंस है, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस है, दे वुड रिड्यूस द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। इस एग्रीमेंट का, इस इंटरनेशनल ट्रीटी का, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं, ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट है, ये एक बेटा एक कॉन्फ्रेंस है, एक यूएन बॉडी है, इन्होंने व्हाट इज कॉल्ड एज क्योटो प्रोटोकॉल पास किया, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, 1997 में हो गया था। इसका मेन मकसद था टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ
ग्रीन हाउस गैसेस, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड। क्योटो प्रोटोकॉल साइन हो गया था 1997 में, मल्टीपार्टी एग्रीमेंट था, इसमें डेवलप्ड नेशंस थे वर्ल्ड के, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया कि रिड्यूस करेंगे एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये पास हो गया, ये एक्ट जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो पास हो गया 97 में, इट केम इनटू फोर्स में आ गया ये 2005 में, एक्ट जो आ गया ये फोर्स में आ गया तब 2005 में। और इनका जो कमिटमेंट पीरियड था कि ये काम कर लेंगे, दैट वाज फ्रॉम 2008 टू 2012। कोई परेशानी की बात नहीं है बेटा, क्योटो प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है which was signed by the developed nations of the world to reduce the emission of the what is called as greenhouse gases, especially carbon dioxide। ये क्योटो प्रोटोकॉल, इसका जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, इनका जो ये सेशन था वो क्योटो जापान में हुआ था, वहीं पर ये पास हो गया था, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। ये फोर्स में आया, ये काम में आया 2005 में, और इनका जो कमिटमेंट पीरियड रख गया था वो रह गया था 2008 टू 2012। इसमें इन्होंने बोला था कि इसमें ये पास हो गया था कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड इसमें ये पास किया गया था कि इन सालों में ये 5% कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम करेंगी। तो इनमें इस एक्ट में यही पास हुआ था कि ये वुड रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बाय परसेंटेज ऑफ 5%, ठीक है, टू दैट ऑफ जब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज होगी तो उसको रिड्यूस करेंगे बाय व्हाट इज कॉल्ड एज 5%। That's what we call as Kyoto Protocol, and that's all about, my dear students, that's all about called as global warming, its effects, enhanced carbon dioxide, what we call enhanced global warming, enhanced greenhouse flux and problems associated with it। इसी में से आपको नीट में भी सवाल आएगा बेटा। This all for today's lecture. Thank you, keep watching and keep preparing। Allah bless you।